नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, मतलब हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जो पिछली कक्षा में हम लोग आधा अधूरा पढ़ चुके हैं। दोस्तों पहले की कक्षा में हम लोग पढ़े थे समास का अर्थ, समास की परिभाषा और समास के कुछ महत्वपूर्ण भेद। तो आइए हम लोग जानते हैं समास के भेदों को। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो दोस्तों ये 6 समास हमें याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक को अपनाना होगा, तभी ये हमेशा के लिए याद रह सकता है। तो दोस्तों ट्रिक है अब तक द्वंद्वी। अ से हो गया अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द्व से द्वंद्व समास और द्वि से द्विगु समास। तो इस छोटे से वाक्य से हमें पूरा समास का भेद पता चल गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो और ये समास के भेद आपको हमेशा के लिए लाभदायक हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास दोस्तों आइए जानते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास को। जिस समस्त पद में, यानी जिस समस्त पद का पहला वाक्य, पहला पद क्या हो, प्रधान हो, तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। जिस समस्त पद में अव्यय या उपसर्ग प्रथम पद प्रधान हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से अव्ययी भाव समास को। पहला आजीवन, दूसरा प्रत्येक, यथाशक्ति, इन उदाहरणों के माध्यम से हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे अव्ययी भाव समास को। पहले आजीवन, आ हमारा क्या हो गया, उपसर्ग है और जीवन है, यानी जीवन भर चलने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, आजीवन। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, पहला वाक्य यानी पहला शब्द क्या है, उपसर्ग है और अव्यय है। दूसरा संज्ञा है, यहाँ भी उपसर्ग है या अव्यय है और ये संज्ञा है। उसके बाद यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार। इस प्रकार जहाँ हमें शब्द मिलेगा जिसमें पहला पद क्या हो, अव्यय और उपसर्ग लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं अव्ययी भाव को और अच्छे से। दोस्तों इसके अलावा और दो लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे बाकायदा, यानी कायदे के अनुसार। इसमें भी बा क्या है, उपसर्ग है और कायदा एक संज्ञा है। उसके बाद आजन्म, प्रत्येक, इस प्रकार के जितने शब्द मिलेंगे पहले क्या उपसर्ग या प्रत्यय लगा हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी दो संज्ञा या दो अवयव एक ही साथ अगर मिल जाता हो, यानी एक ही साथ उसका आवृत्ति हो, तो भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे
किसी संज्ञा शब्दों का आवृत्ति या पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं हो तो भी अव्ययी भाव समास होता है। समास होता है। आइए हम लोग दिनों दिन, रातों रात, धड़ाधड़, इस प्रकार के जितने भी हमें शब्द मिलेंगे जो एक ही संज्ञा का आवृत्ति हो, जैसे दिनों दिन, रातों रात, धड़ाधड़, इस प्रकार के अगर शब्द मिल जाते हैं कहीं तो वो क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। इसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ दोस्तों, अब हम लोग बहुब्रीहि समास को जानेंगे। बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा तीसरा अर्थ निकलकर बाहर आता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों, बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें क्या होता है कि समस्त पद होता है, समस्त पद होते हुए पदों का अर्थ अलग अलग निकलता है, और क्या होता है? तीसरा अर्थ यानी तीसरा मीनिंग निकलता है। जैसे गजानन, गजानन कहने का अर्थ या तो फिर लंबोदर। गजानन, गज मतलब हाथी और आनन मतलब सिर, हाथी जैसा सिर अर्थात गणेश। जहाँ पर ये तीसरा अर्थ निकाले यानी अर्थात में आए वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। उसके बाद जैसे लंबोदर, लंबा मतलब बड़ा और उदर मतलब पेट, बड़ा पेट अर्थात गणेश ही होता है। फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज कहने का अर्थ विष्णु, महादेव, महादेव अर्थात शंकर जी, शिव। उसके बाद महादेव हो गया दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण। इस प्रकार के ऐसे शब्द हमें जहाँ पर मिलेंगे जिससे क्या हो, एक तीसरा अर्थ निकले, वो क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास। इसके बाद हम लोग जानते हैं तत्पुरुष समास को। दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं तत्पुरुष समास को। पहले जाने हम लोग अव्ययी भाव बहुब्रीहि, अब जानेंगे तत्पुरुष, तत्पुरुष समास को। जिस समस्त पदों में द्वितीय पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो, उसे
तत्पुरुष समास कहते हैं। कहा जाता है कि जिस समस्त पदों में द्वितीय पद यानी दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह कहने का अर्थ ऐसे पद यानी ऐसे शब्द, ऐसे सार्थक शब्द जिसके बीचों में या जिसके बीच में के, को, के लिए ऐसे कारक चिन्हों का लोप हो तो क्या होता है, वो तत्पुरुष समास। आइए हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे राजकुमार, राजपुत्र, रसोई घर, पाठशाला, विद्यालय, देवालय आदि। सबसे पहले जानते हैं हम लोग राजकुमार अर्थात राजा का कुमार। ये का जो है ये इसी को हम लोग कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इस कारक चिन्ह का यहाँ क्या होता है, लोप होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। उसके बाद राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, इसमें भी का क्या है, कारक चिन्ह है। जिसमें कारक चिन्ह मिले अर्थात राजपुत्र, ये भी हमारा तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसी तरह इसमें और एक हो सकता है जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला अर्थात घर, गायों के लिए घर। उसके बाद रसोई के लिए घर तो बहुत है लेकिन इसमें स्पेशल किसको दिखाया जा रहा है, रसोई को, इसलिए ये क्या है, तत्पुरुष समास। उसके बाद पाठशाला, पाठ के लिए शाला अर्थात पढ़ने के लिए घर। उसके बाद विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का घर अर्थात विद्यालय। देवालय, देव का आलय। इस प्रकार का जैसे ये के लिए, ये क्या है, कारक चिन्ह है। इस तरह जिसमें हमें कारक चिन्ह मिले उसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया। आइए अब अगला जानते हैं कैसे कर्मधारय समास को। दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा विशेषण विशेष या उपमान उपमेय पाया जाता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दोस्तों जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा विशेषण विशेष या उपमान उपमेय पाया जाता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहने का अर्थ है, उसको हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले विशेषण और विशेष, जैसे उपमान और उपमेय दोनों को जान लेते हैं। विशेषण हो गया जैसे नील गाय, गाय है लेकिन इसका विशेषता क्या है, नील है, नीला है जो गाय अर्थात नील गाय। नीलांबर, नीलांबर कहने का अर्थ है जो नीला वस्त्र धारण किया हो अर्थात नीलांबर, नीला इसकी विशेषता हो गया। जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। उसके बाद ये लाल क्या है, विशेषण और विशेष को दर्शा रहा है।
उसके बाद उपमान को जानते हैं और उपमेय को। उपमेय का अर्थ होता है किसी का तुलना करना, जैसे चंद्रमुख। चंद्रमुख कहने का अर्थ है चांद के समान, यानी चांद के जैसा, चांद के जैसा या चांद के समान मुख। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग और एक उदाहरण के माध्यम से, मृग नयन। मृग मतलब हिरण, हिरण के जैसा क्या है, आंख है, अर्थात मृग के जैसा नेत्र यानी नयन। दोस्तों इस प्रकार ये लाल मणि, लाल हमारा विशेष और विशेषण को दर्शाता है। उपमान और उपमेय ये चंद्र और मृग है। इस प्रकार के शब्द अगर आएंगे जिसमें है जो या तो फिर के समान को दर्शाता हो, वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। आइए अब हम लोग जानते हैं द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास, सबसे पहले द्वंद्व का अर्थ जानते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा। ऐसे शब्द जिस शब्दों के बीच क्या हो, झगड़ा उत्पन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसको परिभाषा के अनुसार जानते हैं, जिस समस्त पदों में यानी उभय पदों में दोनों पद क्या होता है, समानता के साथ विलोम पाया जाए, विलोम या एक दूसरे का उल्टा हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सुख दुख, माता पिता, अमीर गरीब। इस प्रकार के अगर हमें शब्द मिल जाएंगे, रात दिन, तो वो क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास। जैसे सुख दुख, सुख का उल्टा होता है दुख, माता पिता, माता का उल्टा पिता, लिंग के आधार पर अमीर गरीब, रात दिन, और बीच में क्या हो, योजक चिन्ह हो। योजक चिन्ह कहने का अर्थ है इस तरह, अगर योजक चिन्ह बीच में हो और विलोम शब्द हो, इसको भी ध्यान रखना, योजक चिन्ह के साथ क्या होना चाहिए, विलोम शब्द होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास। इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं द्विगु समास को। द्विगु समास या अंतिम समास, द्विगु समास, इसको जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची तथा एक समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची, चौराहा, त्रिभुज, नवरत्न, पंचवर्ष या पंचवर्षीय, सप्ताह,
इस प्रकार के शब्द जहाँ भी मिलेंगे वो क्या हो रहे, द्विगु समास कहलाएंगे। सबसे पहले जानते हैं चौराहा, चार राहों का समूह। उसके बाद है त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। उसके बाद नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। पंचवर्षीय, 5 वर्ष का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। आइए अब जानते हैं दोस्तों, ट्रिक तो हम लोग पहले समझ चुके थे कि अब तक द्वंद्वी, इसका अर्थ होता है अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारक, द्व से द्वंद्व और द्विगु। इस प्रकार के दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और आशा करते हैं कि आप कुछ सीखे होंगे। इसी के साथ आज समास पूरा किए। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी एक टॉपिक को। धन्यवाद।